नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मंदिर में। और मैं आपका दोस्त मयंक शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आप लोगों के बीच अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम चर्चा शुरू करेंगे उसी जगह से जहां से हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा को रोका था। तो दोस्तों, हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे अपनी 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी सब्जेक्ट के पहला चैप्टर भारत आकार एवं स्थिति के बारे में। और पिछले दो वीडियोस में हमने इस चैप्टर के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से थॉरली समझा। और अब इस चैप्टर में अभी जो चीज़ें बची हुई हैं, हम आज अपने इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि उन सारे चैप्टर्स को, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छे से आज समझें। कोशिश करते हैं कि आज इस सब चैप्टर को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। आप अपना साथ बनाए रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्विक रीकैप के साथ में कि हमने अब तक पिछले वीडियोस में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देख समझा। उन चीज़ों को एक बार क्विकली देख लेते हैं और फिर आगे अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने चैप्टर्स को हम बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब भारत आकार एवं स्थिति के इस तीसरे वीडियो की, तीसरे एपिसोड की। तो दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं अपने इस स्लाइड के साथ में। रीकैप करते हैं। हमने अपने सबसे पहले वीडियो में अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था, जिनमें हमने समझा था कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, गोलार्ध क्या होते हैं। और इन सब के साथ में हमने समझा था कि 0 डिग्री इक्वेटर क्या है, ट्रॉपिक्स के बारे में। इसके अलावा हमने देखा था कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन क्या है, ये भी हमने देखा था। और इस तरह से इस पूरी पृथ्वी को हमने उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी पश्चिमी गोलार्ध, इन नामों में हमने बांटा था। हमने ये भी देखा था कि करेक्ट जो हमारी इक्वेटर है, यानी भूमध्य रेखा, इससे उत्तर में अक्षांशों की स्थिति कैसे रहती है, दक्षिण में अक्षांशों की स्थिति कैसे रहती है। इसी तरह से जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, मुख्य देशांतर, इससे पूर्व में अक्षांशों की स्थिति कैसे रहती है और पश्चिम में अक्षांशों की स्थिति कैसे रहती है। इस तरह से इस आधार पर हमने ये कहा था कि हमारा जो भारत है, हमारे भारत की जो स्थिति है वो कैसी है कि हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर हम इसको बोलेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा प्यारा भारत जो है वो स्थित है, इसकी स्थिति है। अब इसकी प्रिसाइज लोकेशंस के बारे में हमने जब बात की थी, तो हम अगली स्लाइड पे जब हम गए थे तो हमने बात की थी कि इसका जो ओर छोर है, हमारे देश के जो उत्तर में जो बिंदु है, उत्तरतम बिंदु है और दक्षिणतम बिंदु है, उनके हमने अक्षांशों के बारे में बात की थी। तो उत्तरतम बिंदु हमने देखा था कि 37 डिग्री 60 मिनट 37 डिग्री 60 मिनट नॉर्थ से लेके, और हमारा दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ, यानी उत्तर में इंदिरा कोल से लेके दक्षिण में केप कोमोरिन तक। या अगर हम और अपने दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, जिसको इंदिरा पॉइंट हम बोलते हैं, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स का एक हिस्सा था, ये हमारा दक्षिणतम बिंदु हुआ करता था। तो ये हमने अपने अक्षांशों की स्थिति देखी। देशांतरों की बात करें तो पश्चिम में 67 डिग्री 70 मिनट ईस्ट से लेके, और ईस्ट में हम अगर बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, यानी कि गुजरात में गौहर मोती से लेके और अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक हमारे देश का विस्तार है। हमने इस चीज़ को अच्छी तरह से समझा था और देखा था। इसके अलावा हमने भारत के, ये तो हमने स्थिति की बात कर ली। अब हम जब आकार की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। हमने देखा था कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो 2,933 किलोमीटर है। सॉरी, उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3,214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम का विस्तार 2,933 किलोमीटर है। इसके अलावा हमने देखा था कि हमारी जो टोटल स्थल सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, और जो टोटल तटीय सीमा है वो हमारी 7,516.60 किलोमीटर, ये हमारी तटीय सीमा है। ये चीज़ हमने अच्छी तरह से देखी थी। इसके साथ साथ हमने देखा था कि हम इतना विशाल क्षेत्रफल जो हमारा भूभाग हमारे पास में है, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर का,
इस इतने बड़े भूभाग के साथ में भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। तो हमने बात की थी कि हाँ, अगर हम 7 में हैं तो हमसे पहले जो 6 देश हैं विश्व के वो कौन से हैं, तो हमने बात की थी कि नंबर 1 पे रशिया, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे यूएसए, नंबर 4 पे चाइना, नंबर 5 पे ब्राजील, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद नंबर 7 पे हमारा भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7 देश हैं जो विश्व में सब प्रथम स्थान रखते हैं, सर्वोच्च स्थान रखते हैं। रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वें नंबर पे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत 7वें स्थान पे है। इसके साथ साथ हमने इन्हीं चीज़ों को समराइज करके यहाँ पे मेंशन किया था, हमारे भारत की स्थिति हमने फिर दोहराई दी है, पहले आपको बता ही दिया है। और इसके साथ साथ ये एक पॉइंट था कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा जो है वो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। यानी कि हमारा जो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, ये कुल विश्व का 2.4% जो है हिस्सा है। इस तरह से हमने भारत की स्थिति की और भारत के आकार की बात कर ली थी अच्छे से। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को और सारे टॉपिक्स को हमने समझ लिया था। अब जो चीजें बच रही हैं हम उन पे यहां से शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से आपको इसी मानचित्र पे ले जाते हैं। चूंकि दो चीजें ऐसी हैं जो अभी आपके इसी मानचित्र से ही क्लियर हो जाती हैं और इसी मानचित्र में उन चीजों का जिक्र हमें मिल जाता है। सबसे पहली चीज तो मैं यहां पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, हमारे इस मैप के बीचों बीच यहां से एक लाइन जा रही है, अगर आप देख पा रहे हो। मैं इसको हाईलाइट करने का प्रयास करता हूं, रुकिएगा। ये यहां पे आप देखिएगा कि हमारी एक लाइन जा रही है हमारे देश के बिल्कुल बीचों बीच से। मैंने थोड़ा समझाने के लिए इसको मोटा मार्क किया है, आप देखिएगा ये जा रही है। तो और ये एक अक्षांश रेखा है, जिस तरह से हमने अपने उत्तरतम और दक्षिणतम अक्षांशों की बात की उसी तरह से ये एक अक्षांश रेखा है जो यहाँ पे 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, यहाँ भी वही है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो हमारे देश के लगभग बीचों बीच से गुजरता है और इसी को हम कहते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कर्क रेखा आप देखिए कि लगभग हमारे देश के बीचों बीच से गुजरती है और हमारे देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्सा इस कर्क रेखा से लगभग उत्तर में है और एक हिस्सा लगभग इस कर्क रेखा के दक्षिण में है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है, आप अगर हम जब इससे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम डील करेंगे इस सब्जेक्ट में, तो नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका भारत का प्राकृतिक जो स्वरूप है, भौतिक स्वरूप है, उसके बारे में है। तो वहां पे हम इस चीज को डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार से ये कर्क रेखा तो एक मानक रेखा है, लेकिन अगर हम अपने भारत के भौतिक स्वरूप की बात करें तो वास्तव में कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद इस कर्क रेखा ने भौगोलिक रूप से भी भौतिक रूप से भी हमारे भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया है। यानी हमारे भारत का स्वरूप इस कर्क रेखा से ऊपर कुछ बिल्कुल अलग है और इससे नीचे बिल्कुल अलग है। खैर, इस बारे में अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसको हम अपने नेक्स्ट जब चैप्टर में हम बात करेंगे तो तसल्ली से इस चीज को समझेंगे। फिलहाल के लिए हम समझने वाली बात यह है कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है हमारे भारत को लगभग बीचों बीच से बांटती है 2 हिस्सों में। और मुख्यतया ये किन राज्यों से होकर गुजरती है, कई बार ये एक सवाल पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है। ये सवाल कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसलिए हम इस सवाल को भी यहीं पे समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि यहाँ पे राजनीतिक मानचित्र तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम ये देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। इस सवाल का जवाब हम यहीं से ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहां पे हमारा गुजरात है और यहां पे लगभग एक हिस्सा छोटा सा राजस्थान का भी जो है वो टच करती है कर्क रेखा। तो राजस्थान, फिर यहां पे मध्य प्रदेश, फिर यहां पे लगभग छत्तीसगढ़
और छत्तीसगढ़ के ऊपर यहाँ पे झारखंड का हिस्सा, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद में यहाँ पे मिजोरम और त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कुल मिला के भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है वो होके गुजरती है। आप समझ लीजिए यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, भारत के इन 8 राज्यों से होके ये कर्क रेखा गुजरती है। ये चीज मैंने आपको यहीं पे क्लियर कर दी। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, अब हम जो टॉपिक इस मैप से क्लियर करते हैं वो ये है कि आपकी बुक में एक प्रश्न दिया गया है, उस प्रश्न को हम समझते हैं। ये प्रश्न है कि 82.5 डिग्री, मैं इधर लिखता हूं 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है? ये प्रश्न है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है। हालांकि इस सवाल का सीधा सीधा जवाब यहीं पे दिया जा सकता है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि पहले उन कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इस सवाल का जवाब लेंगे। लेकिन फिलहाल एक चीज जरूर देख लीजिए, ये जो जिस मानक याम्योत्तर की बात की गई है वो एक्चुअली है क्या। तो आप देखिए कि ये बिल्कुल हमारे देश के बीचों बीच से ही एक तरह से कहेंगे, ये एक रेखा डिपिक्ट की गई है यहाँ पे आपके मानचित्र में, और इस पे लिखा हुआ भी है हिंदी में मानक याम्योत्तर। आप ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का क्या महत्व है, हम इसको मानक याम्योत्तर क्यों मानते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, समझने वाली बात है। तो इस चीज को समझने के लिए हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। उसके लिए हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड पे, हम इसी मानचित्र का प्रयोग करेंगे इस चीज को समझने के लिए। तो दोस्तों देखिए, ये मानचित्र हमने समझा पहले अक्षांशों और देशांतरों के बारे में, इसी चीज से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोनों चीजों से जुड़ा हुआ है। अब देखिए बात क्या है कि हम समय जो है वो स्टैंडर्ड होता है। आप जानते हैं हम अपने घर में अपना समय देखते हैं, हमें देखना होता है कि भाई स्कूल कितने समय जाना है, क्लासेस कितने समय होनी है, खेलना कितने समय है, तो हम समय देखते हैं। और हम अपनी घड़ी में समय देखते हैं तो हमें दिख रहा होता है कि भाई अब इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं या शाम के 5 बज रहे हैं। तो वो जो घड़ी हमें समय दिखाती है वो कैसे तय होता है कि इस समय क्या समय हो रहा बज रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या दुनिया के सारे देशों में, सारे हिस्सों में समय एक समान होता है? तो जाहिर सी बात है, इतना जवाब तो आपको भी पता ही होगा कि नहीं, दुनिया के तमाम देशों में हर जगह पे समय एक जैसा नहीं होता, समय बदलता रहता है। तो इस समय का निर्धारण हम कैसे करते हैं? तो देखिए, इस समय का निर्धारण करने के लिए हमारे जब स्कॉलर्स बैठे तो उन्होंने इस चीज़ को निर्धारित करने के लिए एक फॉर्मूला निकाला। वह फॉर्मूला क्या था कि सबसे पहले तो जैसे हम जानते हैं कि हमारी धरती जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। हमारी धरती का जो रोटेशन है वो किस प्रकार से है? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर धरती रोटेट करती है। इसीलिए सूरज हमें पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखता है। आप समझिएगा, मतलब हम जब धरती पे खड़े हैं और सूर्य यहाँ पे है, तो चूंकि हमारा रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो सूर्य है उसका जो रोटेशन, जो घूमना है, वो पूरब से पश्चिम की ओर हो रहा है। ये साइंस का सिंपल सा फैक्ट है। तो ये जो कारण है, इस कारण से हमें एक चीज समझ में आती है कि जो धरती पे जो समय है वो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर समय में अंतर है, समय बढ़ता है। क्योंकि अगर हम ये मान लें कि धरती हमारी गोल न होकर फ्लैट है, चपटी है और इसी मानचित्र की तरह से है, तो हमारा ईस्ट इधर होगा और वेस्ट इधर होगा। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य पहले हमें यहां दिखाई देगा और उसके बाद इसी तरह से सूर्य बढ़ता हुआ और आखिरी में हमें सूर्य यहां दिखाई देगा और उसके बाद फिर से सूर्य यहां चमकना शुरू कर देगा ईस्ट में। तो अगर हम मान लें कि धरती फ्लैट है तो इसी कॉन्सेप्ट को मानते हुए हमने क्या किया कि हमने जो ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो हमने निर्धारित की थी, जिसको हम प्राइम मेरिडियन जो है हमारा मानक याम्योत्तर हम बोलते हैं, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है ग्रीन मीन टाइम, जीएमटी, ग्रीन मीन टाइम। और इसका कारण यही है कि ये जो ग्रीनविच शहर में जो ऑब्जर्वेटरी है, यहां पे बैठ के जब हमने इस चीज का निर्धारण किया तो हमने विश्व के समय निर्धारण करने के लिए
इस 0 डिग्री को मानक देशांतर या मानक याम्योत्तर मान लिया। मतलब कि जिस समय हम पूरे दुनिया के हर देश के समय का निर्धारण इस देशांतर पे होने वाले समय के अनुसार करेंगे, यानी कि हम इस पे एक जीरो मान लेंगे और इससे समय जितना इधर जाएगा उतना हम उसको जोड़ते रहेंगे और जितना इधर जाएगा उतना घटाते रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या है अभी हम समझते हैं। तो एक तो पहले आप ये समझ लीजिए कि हमने 0 डिग्री देशांतर को मानक याम्योत्तर मान लिया और पूरे दुनिया में समय का निर्धारण हम इसी मानक याम्योत्तर के आधार पर करते हैं, पहली चीज। अब समय का निर्धारण कैसे करेंगे, तो देखिए एक हम दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे समझते हैं। हमें पता है कि हमने पूरी पृथ्वी को 360 डिग्रीज में बांट लिया है। हमने पूरी पृथ्वी को 360 डिग्रीज में बांट लिया है, या हम यूं कहें कि एक सर्किल में जो सर्किल में डिग्रीज होती हैं वो 360 होती हैं, तो हमारा पृथ्वी भी लगभग सर्किल है, तो 360 डिग्री है। दूसरा, हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य अपने एक्सिस पे जो रोटेशन करती है वो पूरा रोटेशन उसका पूरा होता है 24 घंटे में। 24 घंटे में अब इन 24 घंटों को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लें तो हम मान के चलेंगे हमारे पास आएगा, अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लें, 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आएंगे 1440 मिनट्स। 1440 मिनट्स। और हमारे पास में टोटल समय हमें पता चलेगा कि एक अपने एक्सिस पे पूरा एक रोटेशन पूरा करने में पृथ्वी को 1440 मिनट लगते हैं और पृथ्वी के टोटल जो डिग्रीज हैं वो 360 हैं। तो यदि हम ये देखें कि एक डिग्री को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है तो हम इसको 360 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम इसको 360 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 मिनट पर डिग्री। 4 मिनट पर डिग्री, यानी एक डिग्री हमारी अगर जो देशांतर है, इस देशांतर से इस देशांतर अगर 1 डिग्री है, 1 से 2, तो सूर्य हमारे पृथ्वी को इस डिग्री से इस डिग्री तक पहुंचने में 4 मिनट का टाइम लगता है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरी चीज को समझने के लिए, इस पूरे टाइम मैनेजमेंट को समझने के लिए, इस दुनिया में टाइम को मैनेज किस तरह से किया गया, तो उसको समझने के लिए हमारे लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज और बेस है। हम इस चीज को समझ लें कि सबसे पहले तो पूरे विश्व में जो समय का निर्धारण किया गया वो देशांतरों के आधार पर किया गया और उसमें हमने 0 डिग्री को अपना प्राइम मेरिडियन माना कि 0 डिग्री पे जो समय होगा उसे हम मानक समय मानेंगे और उसके अनुसार पूरे विश्व में समय का निर्धारण किया जाएगा। अब पूरे विश्व में समय का निर्धारण करने के लिए हमने प्रिसाइजली, हमें पता है कि हमने दुनिया के हर हिस्से को एक देशांतर में बांटा हुआ है, मतलब किसी ने कोई ना कोई देशांतर उस हिस्से से जरूर गुजर रहा होगा। तो वहां का समय निर्धारण करने के लिए हमारे पास में हमें पता है कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो जितने डिग्री वो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट या वेस्ट में है उतने मिनट का फासला आपका वहां पे निर्धारित हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। दूसरा चीज, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और हम समझेंगे कि जो प्राइम मेरिडियन पे जब हम 0 डिग्री पे हम समय को 0 मानते हैं, तो चूंकि हमें पता है, हमने अभी देखा कि अगर हम इसको फ्लैट सरफेस मान लें पृथ्वी को, तो सूर्य इधर से आएगा, पहले दिन इधर निकलेगा, फिर दिन यहां पे निकलेगा, यहां दिन बाद में निकलेगा। तो इसका मतलब कि जब यहां पे दिन निकल रहा होगा तो यहां पे तो दोपहर हो रही होगी, है ना। तो समय यहां से शुरू करेगा, इसलिए 0 डिग्री से जितना हम ईस्ट में चलते हैं उतना हम समय को प्लस करते हुए चलते हैं, प्लस करते हुए चलते हैं। और इसी तरह से जब 0 डिग्री पार करके जब हम इधर समय की बात करेंगे तो ये हमेशा माइनस में होगा। तो अब हम एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं कि मान लीजिए कोई एक जगह है जो कि 30 डिग्री ईस्ट में स्थित है। ये 30 डिग्री का हमारा जो मानक याम्योत्तर है, इस जगह पे एक 30 डिग्री ईस्ट में एक जगह है और एक जगह इसी के सामने 30 डिग्री वेस्ट में है। तब अगर इन दोनों जगहों के हमें समय को मानक मानना है, मानक समय हमें बताना है, तो क्या हम मानेंगे कि जब 0 डिग्री याम्योत्तर पे, मान लीजिए यहाँ पे 0 हम टाइम डिपिक्ट कर लेते हैं, तो हम क्या मानेंगे कि जब चूंकि 30 डिग्री यहाँ पे है तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 4 मिनट, यानी कि 120 मिनट। अब 120 मिनट का मतलब हो गया, अगर हम इसको घंटों में डिवाइड कर लें तो 2 घंटे। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, GMT प्लस 2 आवर, और इधर हम क्या बोलेंगे, GMT माइनस 2 आवर।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जीएमटी प्लस 2 आवर, जीएमटी माइनस 2 आवर, दोनों सेम। हमने देशांतरों का यहाँ पे एग्जांपल लिया था। यानी कि अगर हम माने कि यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं 12 PM, तो यहाँ पे बज रहे होंगे दिन के 2 और यहाँ पे बज रहे होंगे सुबह के 10। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और इसी तरह से हमने दुनिया के तमाम हिस्सों में समय का निर्धारण किया। और इसी तरह से आप खुद भी चाहें तो किसी भी जगह का समय निर्धारण कर सकते हैं। ग्रीन मीन टाइम के मुताबिक आप निकाल सकते हैं कि ग्रीन मीन जीएमटी से पूरे विश्व में उस पर्टिकुलर जगह पे क्या समय हो रहा होगा। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, हम जब अपने देश से कहीं बाहर इंटरनेशनली ट्रेवल करते हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ से हमने कोई फ्लाइट पकड़ी जो शाम को 5 बजे यहाँ से उसने टेक ऑफ किया, ठीक है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं जब शाम को 5 बजे उसने टेक ऑफ किया और हमें पता है कि उस फ्लाइट का वो जो फ्लाइट की ड्यूरेशन है वो 2 घंटे की ड्यूरेशन है, ठीक है, वो 2 घंटे की ड्यूरेशन है। और हमें मान लीजिए हमारी जो जो देशांतर, जिस देशांतर से हमने फ्लाइट को पकड़ा, वो देशांतर हमारा था मान लीजिए 80 डिग्री, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 80 डिग्री एक हमसे हमने पकड़ा और 60 डिग्री पे हमें लैंड करना था, हमें इस जगह पे कहीं लैंड करना था और 2 घंटे की फ्लाइट है। तो अब आप देखिए कि अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ 80 डिग्री और 60 डिग्री में 20 डिग्री का अंतर है। और 20 डिग्री के अनुसार लगभग कितना फर्क पड़ा? 20 डिग्री है और 1 डिग्री 4 मिनट के में लेती है, यानी कि लगभग 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब 1 घंटा 20 मिनट आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जब हम इधर से चल के इधर आ रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट में आ रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा 1 घंटा 20 मिनट। यानी कि जिस समय हम यहाँ 5 बजे हमने यहाँ से टेक ऑफ किया है, उस समय इस डिग्री पे जो समय हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? वो हो रहा होगा 3:40 3:40 PM, 3:40 PM। और 2 घंटे की फ्लाइट है इंडियन टाइम के मुताबिक जब हम चले हैं, यानी हमारे हिसाब से तो ये 7 बजे शाम को लैंड करनी चाहिए। हमारे हिसाब से ये फ्लाइट शाम को 7 बजे लैंड करनी चाहिए इंडियन टाइम के मुताबिक। लेकिन ये वहां किस समय लैंड करेगी? ये वहां लैंड करेगी वहां किस टाइम के मुताबिक? 5:40 पे। तो यानी कि हम सिर्फ 40 मिनट के अंतर में 5 बजे यहां से चले और 5:40 पे हम वहां लैंड कर गए। फ्लाइट की ड्यूरेशन थी 2 घंटे। तो इस तरह से ये काफ़ी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। जब हम इंटरनेशनली जो ट्रेड करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उसमें चीज़ों के आने जाने के जो टाइमिंग में बहुत दिक्कतें होती हैं। इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करें, अभी हम करेंगे आगे चल के कि क्यों हमने आईएसटी को डिफाइन किया, उसकी क्या क्यों ज़रूरत पड़ी, वो लगभग यही कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। वहाँ पे भी हम इसी बात को करेंगे। तो उस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी दुनिया में 2 तरीके के टाइमिंग्स ईजाद किए। एक तो लोकल टाइमिंग, आपकी उस जगह पे लोकल टाइमिंग क्या चल रही है, और उसके साथ साथ एक इंटरनेशनल टाइमिंग आपका हो गया, इंटरनेशनल टाइमिंग, जो कि जीएमटी बेस्ड होगा। जीएमटी बेस्ड होगा। जैसे मैं अगर इंडिया की बात करूं, तो इंडिया की बात अगर मैं करूं प्रिसाइजली, तो इंडिया को हम बोलते हैं जीएमटी प्लस 5 hours 30 minutes, 5.30 मिनट्स। मतलब इंडिया जो है वो जीएमटी से, ग्रीन मीन टाइम से या प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटा ये प्लस में है। जीएमटी प्लस 5:30 आवर्स। तो जीएमटी से 5.5 घंटा हम हमेशा एडवांस चलते हैं, आगे चलते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हम समय का निर्धारण किस तरह से करते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। समय का निर्धारण हम देशांतरों के आधार पर करते हैं। इसके लिए हमने 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन माना। प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में जितने हमारे देशांतर बढ़ते हैं उतना समय हमारा बढ़ता जाता है। इससे पश्चिम में जितने हमारे देशांतर बढ़ते हैं उतना समय जीएमटी से घटता जाता है। कैसे हमने इसका निर्धारण किया? तो हमने कॉन्सेप्ट समझा, मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला कि हमारी पृथ्वी 360 डिग्री, हमारे पृथ्वी में टोटल 360 डिग्री देशा हैं, इनको हमने देशांतरों में बांटा है। हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पे एक रोटेशन को पूरा करने में 24 घंटे लेती है, यानी हम उनको अगर मिनटों में कन्वर्ट करें तो 1440 मिनट टोटल लगते हैं पृथ्वी को अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने में। और एक रोटेशन में 360 डिग्री है, तो हम पर डिग्री का अगर टाइम निकालें तो 4 मिनट पर डिग्री हमारा एक टाइम निकल के आता है। यानी पृथ्वी को एक डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाने में 4 मिनट का टाइम लगता है। और इसके अनुसार हम पूरी पृथ्वी पे किन्हीं भी 2
देशांतरों के बीच में टोटल समय का गैप कितना है हम वो निकाल सकते हैं, और उसी के आधार पे हमने अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारण का कॉन्सेप्ट निकाला, इंटरनेशनल टाइमिंग का कॉन्सेप्ट निकाला। और इस तरह से दो हमने टाइमिंग के कॉन्सेप्ट फाइनल करे, एक लोकल टाइमिंग जो हर जगह की एक स्थानीय टाइमिंग होती है, और दूसरा एक इंटरनेशनल टाइमिंग कि यदि हम इंटरनेशनली ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं या कुछ ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके अनुसार हमें समय को देखने के लिए हमने एक इंटरनेशनल ट्रेड किया जो कि जीएमटी के आधार पर चलता है। जीएमटी प्लस इतने आवर या जीएमटी माइनस इतने आवर, डिपेंड करता है कि वो जीएमटी से कितने देशांतर पूर्व या पश्चिम में वो जगह स्थित है। तो इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम अपने उस सवाल को डील करने का प्रयास करेंगे जो हमने वहां पे छोड़ा था, जिस सवाल जो कि सवाल था कि भारत में 82.30 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना जाता है, ये सवाल है। तो अब देखिए, यहां पे हम दो चीजों को देखते हैं। हमारा भारत का जो पश्चिमोत्तर जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, देशांतर है, वो क्या है, 68 डिग्री 70 मिनट ईस्ट। और हमारा सबसे पूर्वी जो देशांतर है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यानी कि इन दोनों अक्षांशों में, इन दोनों देशांतरों में हमने कल भी बात करी थी कि इन दोनों देशांतरों के बीच में एक कितना अंतर है, 28 डिग्री 55 मिनट का अंतर है। इन दोनों देशांतरों के बीच में 28 डिग्री और 55 मिनट का अंतर है, ये डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस का महत्व क्या है? इस डिफरेंस का महत्व हमने जैसे पिछली स्लाइड में अभी देखा था, आप उससे यहां पे समझ सकते हैं। क्या इसका महत्व यहां पे ये है कि जब कोई हमारे भारत के इन दो कोनों में समय का अंतर देखेगा तो उसको यहां पे इन दोनों का महत्व समझ में आएगा। कैसे? अब हमने देखा था अभी कि सूर्य पूर्व से आता है और पश्चिम की ओर जाता है, तो यानी कि ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में इस समय सुबह हो रही है और सुबह के 6 बज रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। और इस डिग्री यानी 68 डिग्री 70 मिनट के बीच में लगभग 28 डिग्री 55 मिनट का अंतर है। तो हम पहले इस अंतर को क्लियर कर लेते हैं कि अगर हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करें तो कितना अंतर हो जाएगा। हमें पता है कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 114.2 मिनट, 114.2 मिनट यहां पे इसका कन्वर्जन आता है। यानी कि 2 घंटे हमारे होते हैं 120 मिनट में, यानी कि लगभग 2 घंटे का अंतर आप मान के चलें। तो इस डिग्री देशांतर से इस डिग्री देशांतर के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर समय में हम देखते हैं। यानी कि जिस समय की विदु में सुबह के 6 बज रहे होंगे, अगर हम प्रिसाइजली बात करें, हम एग्जैक्ट ना भी बात करें, प्रिसाइजली बात करें, तो 114 मिनट यानी कि लगभग आप मान के चलें 1 घंटा 54 मिनट, 1 घंटा 54 मिनट का एग्जैक्ट अंतर है इस पॉइंट से इस पॉइंट में, ठीक है। 1 घंटा 54 मिनट का, यानी कि अगर यहां पे सुबह के 6 बज रहे हैं तो यहां पे सुबह के 7 बज के नहीं सॉरी यहां पे अगर सुबह के 6 बज रहे हैं तो यहां पे सुबह के 4 बज के और 6 मिनट हो रहे हैं, 4 बज के 6 मिनट हो रहे हैं सुबह के 4 बज के 6 मिनट हो रहे हैं। लगभग अंदाजे में 2 घंटे का है, तो अगर यहां सुबह के 4 बज रहे हैं तो यहां सुबह के 6 बज रहे हैं, यानी अभी यहां सुबह होने में 2 घंटा बाकी है, अभी यहां सुबह होने में 2 घंटा बाकी है। और भारत जैसे इस विशाल भूभाग में जहां पे हम इतना बड़ा देशांतरी विस्तार देखते हैं,
इस चीज़ के चलते समय का बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता था, बहुत दिक्कतें होती थी। हमने जैसा अभी पहले वाली स्लाइड में एग्जांपल के तौर पे समझा कि कोई व्यक्ति एक जगह, एक हमारे भारत से 20 डिग्री पश्चिम में ट्रैवल करता है, तो वो देखते हैं कि वो 2 घंटे की उसकी ट्रैवल ड्यूरेशन थी उसकी, लेकिन वो वहाँ पे 40 मिनट में ही पहुँच जाता है लोकल टाइमिंग के, अगर हम उससे कंपेयर करें तो। लेकिन वही समस्या यहाँ थी कि भारत में इस कोने में जब सुबह हो जाती है तो यहाँ सुबह होने में 2 घंटे बच रहे होते हैं, तब तक 2 घंटे का समय बच रहा होता है। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, इस चीज़ को जो है, इस समस्या को का समाधान निकालने के लिए हमने क्या किया कि लगभग बीच में दोनों, ये जो हमारे देशांतर हैं, इन देशांतरों के लगभग बीच का देशांतर जो हमने देखा माना, वो हमने माना 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को, और हमने इसको भारत का मानक याम्योत्तर मान लिया। यानी कि इस मानक याम्योत्तर पे जो समय हो रहा होगा पूरे भारत में, चाहे वो इस कोने में, चाहे वो इस कोने में, चाहे वो इस कोने में, चाहे वो यहाँ पे, चाहे वो यहाँ पे, भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर जगह पे भारत में जो लोक मानक समय माना जाएगा वो यही माना जाएगा जो कि इस मानक याम्योत्तर या मानक देशांतर 82.5 डिग्री 30 मिनट जो है, इस पे जो हो रहा होगा वही हमारा पूरे भारत में समय माना जाएगा। और इस आधार पे, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के हिसाब से, जब हम इसको इंटरनेशनल टाइमिंग से देखते हैं तो ये जीएमटी प्लस 5.5 घंटे हमारा इंटरनेशनल टाइमिंग के हिसाब से आता है। अब आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 82.5 डिग्री है यानी 82.5 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि ये आ जाएगा 330 मिनट, और इसको अगर हम घंटों में कन्वर्ट करें तो एग्जैक्टली 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आपका टोटल टाइम डिस्टेंस आ जाता है जीएमटी से। और चूंकि ये जीएमटी से ईस्ट में है इसलिए प्लस लगाएंगे, तो जीएमटी प्लस 5.5 घंटे का हमारा लोग यहाँ का इंटरनेशनल टाइमिंग आता है। और लोग भारत के अंदर, पूरे भारत में इसी प्रकार से समय को एक मानक बनाने के लिए, स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को अपना मानक याम्योत्तर या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी रेखा हमने यहाँ पे मान ली। और ये रेखा प्रिसाइजली कहाँ से गुजरती है? ये रेखा हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास एक जगह है मिर्जापुर, मिर्जापुर से होके गुजरती है। यहीं पे लगभग जहाँ मैंने मार्क किया हुआ है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर एक जगह है। ये मिर्जापुर अभी जो आपकी एक वेब सीरीज आई थी वही वाला मिर्जापुर, उसी मिर्जापुर जगह से होकर ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है आईएसटी हमारा ये गुजरता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया, और मुझे उम्मीद है कि शायद आपको अच्छी तरह समझ भी आया होगा। एक सवाल और है जो हम जल्दी से ले लेते हैं यहाँ पे, आपकी टेक्स्ट बुक का ही एक सवाल है। ये सवाल मैं क्यों ले रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सवाल इसलिए ले रहा हूँ कि ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं, कॉन्सेप्ट समझने में मदद करते हैं। मैं जल्दी से आपको बता के तो निकल सकता हूँ कि भाई भारत के में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना जाता है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी एग्जैक्ट यही लाइन लिखी हुई है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है। सिर्फ इतनी एक लाइन लिख के इस पूरी चीज को खत्म कर दिया है, लेकिन क्यों है, कैसे है, ये चीज समझना जरूरी है ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। अब अगला एक लाइन का क्वेश्चन और है कि कन्याकुमारी, मतलब हम अपने इस पॉइंट की बात करें, और कश्मीर यानी हम इस पॉइंट की बात करें, इन दोनों जगहों में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? मतलब हम यहां पे देखें कन्याकुमारी में, तो मान लीजिए एक ही दिन में, मतलब कोई पर्टिकुलर तारीख में, यहां पे हमारा जो दिन था, सुबह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का जो डिफरेंस था वो मान लीजिए कि 10 घंटे का था। तो हम यहां पे देखेंगे तो वो शायद 9 घंटे या 9 घंटे 30 मिनट का होगा, मतलब कुछ अंतर होगा। यहां पे दिन बड़ा होगा, यहां पे दिन छोटा होगा। क्यों ऐसा होगा? ये एक सवाल है। तो इस सवाल का जवाब भी हम देखते हैं। इस सवाल का जवाब देखने के लिए हम फिर आप उसको ही याद कीजिएगा जो हमने अपने धरती का एक ऐसा आइडिया आपको बना के डायग्राम दिखा रहा हूँ। हमने माना था इसे 0 डिग्री माना था,
और 0 डिग्री से ऊपर यहाँ पे मान लीजिए हम इसको 23.5 डिग्री 30 मिनट अपना जो टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमें मान लेते हैं। तो हमारा भारत लगभग यहाँ पे स्थित है, हमें मान के चलते हैं। तो अब देखिए, हमने कहा था कि सूर्य की किरणें इस 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है यानी हमारी भूमध्य रेखा है, इस पे बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और यहां से मैक्सिमम जो सूर्य की किरणें जाती हैं किसी भी मौसम में, वो 23.5 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा तक ही सीधी जाती हैं। इसके ऊपर कभी भी इसकी सूर्य की किरणें सीधी नहीं जाती। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे इस सवाल का जवाब है। अब आप देखिए कि जब सूर्य की किरणें जहां पे सीधी पड़ेंगी वहां पे दिन बड़ा होगा, और जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती चली जाएंगी वैसे ही वैसे जो हमारे दिन का समय है वो कम होता चला जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे हमारे जो पोल है, नॉर्थ पोल है, वहां पे हमारे दिन की अवधि बहुत कम होती है। वहां तो दिन हमारा 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्योंकि हम सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में होता है तो हमारे नॉर्थ पोल पे दिन हो जाता है, क्योंकि सूर्य की तिरछी किरणें बहुत स्लाइटली हमारा जो है वो यहाँ पे पड़ती हैं, जिससे हमें यहाँ पे दिन का अनुभव होता है। और जैसे ही सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो यहाँ पे 6 महीने की रात हो जाती है। तो यही पूरा इस सवाल का जवाब है कि भूमध्य रेखा से नजदीक जितना भी जो क्षेत्र रहेगा वहां पे दिन जो है वो सबसे बड़ा होगा, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते चले जाएंगे, चाहे उत्तर में चाहे दक्षिण में, वहां पे दिन की अवधि धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और रात की अवधि बढ़ती चली जाएगी। तो यही अंतर है, यही जवाब है हमारे इस सवाल का कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। तो कन्याकुमारी भूमध्य रेखा से ज़्यादा नज़दीक है, हमें पता है 8 डिग्री 4 मिनट हमारा दक्षिणतम बिंदु है, भूमध्य रेखा से बहुत नज़दीक है। तो इसलिए यहाँ पे दिन की अवधि ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे यानी कि भूमध्य रेखा से दूर होते चले जाएंगे तो वहाँ पे दिन की अवधि कम होती चली जाएगी, क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ पे सीधी नहीं पहुँचती या कम पहुँचती हैं। तो हमारे इस सवाल का जवाब भी है। इस तरह से हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लिया। वीडियो हालांकि बहुत लंबा होता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि मैं एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करता हुआ चलूँ। हालांकि वो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वो भी एक बार यहाँ पे देख लें, हम फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। दोस्तों, ये जो मैंने अगली स्लाइड आपको दिखाई है, इस स्लाइड के माध्यम से मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है इंटरनेशनल डेट लाइन का। मैंने पहले इसका जिक्र एक दो बार किया है वीडियोस में, लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा मैंने समझाया नहीं है। मैं आज इस डायग्राम के द्वारा, इस मानचित्र के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जल्दी से कोशिश करूंगा। तो देखिए, आप एक मानचित्र अपने सामने देख रहे हैं, लेकिन ये मानचित्र पिछले मानचित्रों से बदला हुआ है। आप गौर से देखिए क्या अंतर है, शायद आपको क्लियर हो। हमने जो पिछले मानचित्र देखे थे उसमें ये जो हिस्सा था इसको हम अपने पश्चिम का हिस्सा बोलते थे, और ये मानचित्र के इस हिस्से में होता था। और जो ये वाला हिस्सा था ये हम इसको पूर्वी हिस्सा बोलते थे, और ये मानचित्र के इस हिस्से में होता था। और ये बीच का जो प्रशांत महासागर है, हम इसको दो हिस्सों में बांट के देखते थे, आधा हिस्सा इसके साथ में और आधा हिस्सा इसके साथ में। और जो हमारे मैप का जो बीच का हिस्सा होता था वो ये हमारा अटलांटिक ओशन होता था, अटलांटिक महासागर, जो इस समय ये दो हिस्सों में यहाँ पे बटा हुआ है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि हम जो पहले मानचित्र हमने देखे हैं उसमें हमने बीचों बीच अपना प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री देशांतर को मानक मानते हुए, उसको बीच में रखते हुए वो मानचित्र हमने देखे, और उसके अनुसार वो मानचित्र बटे हुए थे। लेकिन अब जो आपके सामने मानचित्र यहाँ पे है वो मानचित्र उससे अलग है। और वो मानचित्र अलग क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो अपने इस मानचित्र का केंद्र माना है वो हमने माना है इंटरनेशनल डेट लाइन को, इंटरनेशनल डेट लाइन को, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, तिथि रेखा। वो क्या है? आप ये देखिए, मानचित्र पे एक रेखा है जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी रेखा आपको यहाँ पे दिख रही होगी, जो कई जगहों पे मुड़ी हुई है। ये है अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन। अब ये क्या है? तो देखिए, जिस तरह से हमने पूरे विश्व में समय को स्टैंडर्डाइज करने के लिए या एक मानक समय मानने के लिए हमने ग्रीनविच लाइन को या प्राइम मेरिडियन को, ये जो जीरो डिग्री है, इसको हमने मानक रेखा मान लिया, मानक देशांतर मान लिया। उसी प्रकार से हमने तिथियों का निर्धारण करने के लिए, डेट्स का निर्धारण करने के लिए, चूंकि समय, हमने कहा ना समय इधर बदल रहा है, समय पूरी दुनिया में एक जैसा तो है नहीं, तो तारीखें कैसे बदली जाएंगी उसको मानने के लिए
हमने 0 डिग्री देशांतर से ठीक पीछे, अगर आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब में जो 0 डिग्री देशांतर है उसके ठीक पीछे वाली जो देशांतर है, यानी 180 डिग्री देशांतर। अब आप कहेंगे सर 180 डिग्री तो दो हैं, एक इधर से आ रही थी एक इधर से आ रही थी। एक्चुअल में हम दोनों तरफ से 180 डिग्री पढ़ते हैं जब हम फ्लैट मानचित्र की बात करते हैं, लेकिन जो 180 डिग्री देशांतर है वो एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, वो एक ही लाइन है। वो इधर से भी वही लाइन है, जब हम पूर्व से इधर की तरफ आते हैं तो भी यही लाइन है, और पश्चिम से आते हैं तो भी वही लाइन है। तो 180 डिग्री देशांतर हमारा एक ही देशांतर है, दो अलग अलग देशांतर नहीं है। और इस देशांतर को ही हमने अपनी अंतर्राष्ट्रीय तिथि लाइन माना, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन माना। क्यों माना, कैसे माना, वो हम देखते हैं। तो देखिए, हमने देखा था कि हमने जीरो, अभी जब हमने टाइम के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि 0 डिग्री जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, इस पे हमने माना कि समय 0 मान के हम चलते हैं और पूरी दुनिया में समय का निर्धारण इसी के अनुसार करते हैं। तो यहां से जब हम 180 डिग्री हम अपने ईस्ट में चलेंगे, ईस्ट में, तो यहां पे हमारे जो जीएमटी के साथ में टाइमिंग अगर हम देखेंगे तो जीएमटी प्लस 12 आवर्स हो जाएगी। और इसी के साथ तरह से अगर हम 0 डिग्री से वेस्ट में आएंगे, यानी इधर की तरफ से आएंगे, ये 0 डिग्री हमने दिखाया इधर से आएंगे, तो यहां पे जीएमटी -12 आवर्स हो जाएगा, 12 घंटे। यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में 12 घंटे का अंतर है। अब वो अगर हम इससे 0 डिग्री से पूर्व में चलेंगे तो प्लस हो जाएगा, और पश्चिम में चलेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि तारीख बदल जाती है। कैसे? अब मान लीजिए जीएमटी पे दिन के सुबह के 8 बज रहे हैं, मान लीजिए यहां पे सुबह के 8 बज रहे हैं, तो यानी कि यहां पे जो है, यहां पे सुबह के 8 बज रहे हैं, मान लीजिए 15 तारीख के, तो यहां पे शाम के 8 बज रहे हैं, रात के 8 बज रहे हैं 15 तारीख के। लेकिन जो यहां पे भी शाम के 8 बज रहे हैं, लेकिन ये तो बज रहे हैं अभी 14 तारीख के, क्योंकि अभी तो यहां सूरज निकला ही नहीं। सूरज तो यहां निकल रहा है, सुबह के 8 बज रहे हैं, तो यानी सूरज तो भी यहां निकल रहा है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे, तो यहां तो भी सूरज निकला ही नहीं है। यहां 15 तारीख की सुबह होगी अभी 12 घंटे बाद, और यहां भी 15 तारीख की शाम हो चुकी है। तो लगभग दोनों का टाइम सेम ही है, यहां पे 8 बज रहे हैं, लगभग यहां भी 8 ही बज रहे हैं, थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन तारीखों में अंतर आ गया। यहां 14 तारीख की ये शाम हो रही है और यहां 15 तारीख की शाम हो रही है। लगभग अगर हम इन दोनों इस देश इंटरनेशनल डेट लाइन के इधर और उधर में बात करें तो लगभग 24 घंटे का अंतर आ गया, तो यानी कि पूरा एक दिन बदल गया। इसका मतलब अब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि हम इधर से हम अमेरिका से और एशिया की ओर चलते हैं इस दिशा में, तो जैसे ही हम इस इंटरनेशनल डेट लाइन से हम इस इधर की तरफ हैं, पूर्व में हैं, या अमेरिका की तरफ हैं, पूर्व पश्चिम से कंफ्यूज ना हो, हम इंटरनेशनल डेट लाइन से अमेरिका की तरफ हैं, तो हमारी तारीख एक तारीख पीछे होगी, यानी एक डेट जो होगी वो माइनस में होगी। और जैसे ही हम इस डेट लाइन को, इंटरनेशनल डेट लाइन को पार कर लेते हैं, हमारी डेट जो है वो प्लस हो जाएगी, एक तारीख हमारी बढ़ जाती है। ये इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे विश्व में समय का और डेट्स का निर्धारण कैसे होता है। ये दो पूरे कॉन्सेप्ट इन्हीं देशांतरों के बेसिस पे क्लियर होते हैं, जो हमने अपनी देशांतर पढ़े। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इसके अनुसार हम समय का निर्धारण करते हैं, और 180 डिग्री मेरिडियन इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसके अनुसार हम डेट्स का निर्धारण करते हैं कि डेट्स कैसे बदलती हैं। अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझना आपके लिए काफ़ी है और ज़्यादा नहीं। एक चीज़ मैं और थोड़ा क्लैरिफाई बस आपको कर देता हूँ समझने के लिए, कि आपके मन में एक बात आ सकती है कि हमने जब 0 डिग्री की बात की थी तो 0 डिग्री तो एक बिल्कुल सीधी रेखा है, लेकिन जब हम 180 डिग्री बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत मुड़ी हुई रेखा है, कहीं पे इधर मुड़ रही है उधर मुड़ रही है, इस तरह से। तो देखिए, इसमें कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा फंडा है। क्योंकि अगर हम इसको सीधा बांट रहे होते तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रूस देश पड़ रहा है बीच में, और रूस देश से 180 डिग्री बिल्कुल सीधी निकल रही है, और इसका कुछ हिस्सा इसके बाहर निकल रहा है। तो चूंकि ये एक देश के अंदर तिथि डेट्स को डिसाइड करने में फिर बहुत दिक्कत होती, इसी तरह से आप जब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, यहाँ पे कुछ देश हैं, द्वीप समूहों के देश हैं, इस तरह के देश यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो इनमें भी वही समस्या थी कि इनके कुछ द्वीप समूह इस इंटरनेशनल डेट लाइन से वेस्ट में पड़ते थे, कुछ ईस्ट में पड़ते थे। तो इसलिए समय का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने इंटरनेशनल डेट लाइन को
ऐसी जगहों पर थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया जिससे कि जहां पे पूरा देश जो है वो एक ही डेट लाइन, एक ही डेट कॉन्सेप्ट के अंदर पड़े, वो अलग अलग ना बटे कि पता चला रूस में जो है वो बाकी पूरा रूस तो एक एक तारीख आगे चलता है लेकिन रूस का इतना हिस्सा एक तारीख पीछे चलता है। इस चीज़ से बचने के लिए हमने इंटरनेशनल डेट लाइन को कई जगह पे थोड़ा फ्लेक्सिबली तोड़ मरोड़ दिया है जिससे कि एक देश में एक ही समय एक ही तिथि रहे, वो अलग अलग ना हो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझा और चीज़ों को हमने अच्छी तरह से समझने की कोशिश करी। अब दोस्तों यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि अभी हम इसको यहीं पे ही रोकते हैं। हमने आज के अपने इस वीडियो में पुराने कॉन्सेप्ट्स को समराइज करते हुए, उसके अलावा हमने कर्क रेखा भारत के हिस्से, भारत से गुजरती है, उसके बारे में समझ लिया। हमने पूरे विश्व में समय का निर्धारण कैसे होता है और डेट्स का निर्धारण कैसे होता है वो हमने समझ लिया। भारत के अंदर समय का निर्धारण कैसे होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कैसे डिफाइन किया जाता है और भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच में समय का कितना गैप है, कैसे वो सब चीज़ें काम करती हैं, हमने ये अच्छी तरह से समझा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें यहाँ पे लगभग लगभग हो चुकी हैं और अब हम भारत और विश्व और भारत और अपने पड़ोसी देश, ये दो चीज़ें हमारी इस चैप्टर में बच रही हैं जो हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी हों प्लीज़ हमें वो भी बताएं। जो चीज़ें आपको अच्छी ना लगी हों या चीज़ें समझ में ना आई हों तो प्लीज़ वो भी बताएं। हम कोशिश करेंगे हमको और क्लैरिफाई करते हुए आपको बताएं जिससे चीज़ें अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स आपकी समझ में आए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियोस को देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक इस चैनल को फैलाइए, बताइए ताकि हर बच्चे तक ज्ञान सुलभ और सुगम तरीके से पहुंच सके और जो हमारा ये प्रयास है उसका मैक्सिमम लोग और मैक्सिमम तौर से इसका बेनिफिट ले सकें। इसके लिए प्लीज़ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल आपका दोस्त मयंक इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, साइन ऑफ करता हूँ। जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और हम इस चैप्टर को अच्छी तरह से पूरा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।